खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौहान। खबरों में बढ़ने से पहले एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। धामी कैबिनेट की अहम बैठक, मंत्रिमंडल विस्तार के बाद हुई दूसरी बैठक। कैबिनेट ने लिए कई बड़े फैसले। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान, बंगाल में डबल इंजन सरकार का किया दावा। का बंगाल में बीजेपी के रहेगा विकास और कानून व्यवस्था पर जोर। विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान की जनता को सौगात, विकास कार्यों का किया, मेधावियों को सम्मानित किया। लक्सर में 2 युवकों की संदिग्ध मौत, रेलवे ट्रैक पर मिले सब पंजाब से घर लौट रहे थे युवक, पुलिस जांच में जुटी, मामला गंभीर। उत्तराखंड के 275 सरकारी स्कूल आज भी बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित। भीषण गर्मी में बच्चों के बीमार होने का बना है खतरा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 18 विभागों के 57 समूह ग पदों पर भर्ती की परीक्षा की स्थगित, अब नई तिथि होगी जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीधे चलते खबरों के विस्तार में। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक संपन्न हुई, जिसमें विभिन्न विभागों से जुड़े 18 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में कुंभ मेले की तैयारियों, शिक्षा व्यवस्था में सुधार और परिवहन विभाग के विस्तार पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। कुंभ निर्माण कार्यों के लिए वित्तीय शक्तियों का विभाजन किया गया। आगामी कुंभ मेले को देखते हुए निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए अधिकारियों की वित्तीय सीमाओं को पुनर्निर्धारित किया जा गया। प्रदेश के 452 मदरसों के लिए अब नए नियम लागू होंगे। कक्षा 1 से 8 तक के मदरसों को अब अनिवार्य रूप से जिलाधिकारी डीएम से मान्यता लेनी होगी। रामनगर बोर्ड के अधीन आने वाले 52 मदरसों को भी इसी के तहत मान्यता दी जाएगी। इस निर्णय के लिए सरकार जल्द ही एक अध्यादेश लाएगी, जिससे लगभग 50,000 से ज़्यादा मुस्लिम छात्रों को बेहतर और मानक शिक्षा का लाभ मिलेगा। देहरादून से इस वक्त इसी खबर पर जानकारी के लिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ राजेश वर्मा ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं। राजेश जी, कैबिनेट का विस्तार होने के बाद आज दूसरी बैठक हुई है, कई अहम फैसले लिए गए हैं, क्या कुछ जानकारी है, अपडेट दें। बिल्कुल राहुल, देखिए कैबिनेट का विस्तार जब हुआ और उसके बाद आज जो दूसरी अहम बैठक जो है कैबिनेट की हुई, तमाम जो विधायक है, मंत्रीगण है, वो इसमें जो है मंत्रीगण इसमें मौजूद रहे। और खास तौर से जो बात है ये कैबिनेट की, इसमें 18 प्रस्ताव जो है वो लाए गए और जिसमें आगामी जो 2027 में महाकुंभ होने वाला है, अर्धकुंभ होने वाला है, उसकी तैयारियां जो है इसको लेकर के भी दिशा निर्देश जो है इस कैबिनेट में दिए गए। और साथ ही देखिए 1 करोड़ से ज्यादा जो धनराशि है वो मेलाधिकारी के स्तर पर दिए जाने की बात कही गई है और साथ ही करोड़ों कमिश्नर के स्तर पर दिए जाएगी, धनराशि दी जाएगी। इसके साथ साथ अन्य जो शासकीय कार्य हैं, शासन के स्तर पर जो कार्य होने हैं, उनके लिए भी 5 करोड़ की धनराशि जो है वो कैबिनेट में पास हुई है। इसके साथ साथ जो बात करते हैं तो आबकारी से संबंधित बात करें या परिवहन विभाग से संबंधित बात करें या फिर अल्पसंख्यक कल्याण विभागों की बात करें, तो ऐसे महत्वपूर्ण विभाग हैं जिनको लेकर के धामी सरकार ने 18 प्रस्तावों में इनको भी खास तौर से जगह दी है। और खास तौर से बात करें तो आबकारी में भी जो है जो वैट है उसकी दर में जो है 6% तक जो लागू रहेगी, जो पहले जो कम थी अब इसको 6% लागू करने का जो है प्रावधान रखा गया है। इसके साथ साथ परिवहन की विभाग को लेकर के बात करें तो 250 बसें खरीदने की जो अनुमति है वो इस बार जो है वो कैबिनेट में पास कर दी गई है। यानी कि जो पूर्व में 100 बसें खरीदने की अनुमति होती थी उसको भी बढ़ा दिया गया है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि चारधाम यात्रा भी प्रदेश में है और भी बड़े इवेंट जो है वो प्रदेश में होने हैं, जिसके चलते परिवहन निगम को जो है मजबूत करने का प्रयास जो है वो यहाँ धामी कैबिनेट में किया गया है। इसके साथ साथ अगर बात करते हैं तो साल दर साल जो है जो शिक्षा व्यवस्था है उसको लेकर के भी बड़ा प्रावधान किया गया है। अगर अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम की बात करें तो उसको लेकर के भी बड़ा फैसला जो है वो धामी सरकार ने लिया है, जिसमें
252 मदरसों को लेकर के अहम निर्णय लिए गए हैं। अगर बात करते हैं तो इसके अलावा देखिए राहुल, काफी कहा जा सकता है कि 18 प्रस्ताव ऐसे मेन बड़े मोटिव है जो प्रधानी सरकार के लिए आने वाले समय में, आने वाले वर्ष में जो कैबिनेट में आज पास हुए हैं, तो वो एक सरकार को आगे बढ़ाने और प्रदेश को आगे बढ़ाने में कामयाब होंगे। बहरहाल जो है कैबिनेट की जो बैठक है वो समाप्त हो चुकी है और कैबिनेट में 18 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। जी बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी आपका तमाम जानकारी देने के लिए उस खबर पर। तो देहरादून से हमारे साथ ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी जुड़े थे, जिन्होंने तमाम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मदरसों में भी मान्यता की उसको प्रक्रिया को बदला गया है। 1 से 8 तक के जो मदरसे हैं उनको मान्यता दी जाएगी। रुक करते हैं अगली खबर का। पश्चिम बंगाल के चुनावी माहौल को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि राज्य में मौजूद सरकार के खिलाफ जनाक्रोश साफ दिखाई दे रहा है और लोगों में बदलाव की लहर बनी हुई है। एग्जिट पोल के रुझानों की भी इसी दिशा में इशारा बताया जा रहा है, जिससे आगामी नतीजों को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्वास जताया कि वास्तविक मतगणना के बाद पश्चिम बंगाल में डबल इंजन सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि देश भर में जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां लोग केंद्र और राज्य में एक ही दल की सरकार को प्राथमिकता दे रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति कमजोर हुई है और विकास कार्य लंबे समय से प्रभावित हैं। साथ ही युवाओं को रोजगार और गरीबों को योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की योजनाएं जैसे आयुष्मान भारत और किसान सम्मान निधि राज्य के लोगों तक बेहतर तरीके से पहुंचेगी और विकास की नई गति मिलेगी। पूर्ण बहुमत की सरकार, देखिए जिस प्रकार से बंगाल में जो वहाँ की सरकार के खिलाफ जनाक्रोश था, टीएमसी और टीएमसी सिंडिकेट के खिलाफ लोगों में परिवर्तन की लहर थी, वो एग्जिट पोल में भी आई है। और एग्जिट पोल के बाद जब रियल गणना होगी उस दिन भी डबल इंजन की वहाँ सरकार बनेगी। और पूरे देश के अंदर मैं पहले ही कह रहा था कि जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं हर राज्य में लोग डबल इंजन की सरकारों को प्राथमिकता दे रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल में भी डबल इंजन की सरकार बनेगी और लंबे समय से जो वहाँ का विकास रुका हुआ है, वहाँ की कानून व्यवस्था खराब हो गई है, वहाँ के नौजवान युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, अनेक विकास के कार्य वहाँ रुके पड़े हैं। गरीब कल्याण की योजनाएं जो भारत सरकार की पूरे देश में चल रही हैं, चाहे वो आयुष्मान भारत योजना हो, किसान सम्मान निधि योजना हो, वो सभी योजनाएं बंगाल के लोगों को भी मिलेंगी और बंगाल भी तेज गति से आगे बढ़ेगा। रुक करते अगली खबर का। विकासनगर विधानसभा क्षेत्र में विधायक मुन्ना सिंह चौहान के द्वारा कुल 113.52 लाख की लागत वाले विभिन्न विकास कार्यों का शुभारंभ और भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। कार्यक्रम के तहत अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज बरोटीवाला में 61.48 लाख की भारी भरकम राशि से बनने वाले पुस्तकालय भवन का शिलान्यास किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे इस निवेश का मुख्य उद्देश्य स्थानीय छात्रों को आधुनिक पाठन की सुविधा प्रदान कराना और क्षेत्र में बौद्धिक विकास को बढ़ावा देना है। साथ ही ग्राम सभा बाड़वाला स्थित शहीद राजीव पुंडी राजकीय इंटर कॉलेज में पुराने भवन के ऊपर 24.59 लाख की लागत से 3 शेड निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया ताकि छात्रों को बेहतर ढांचागत सुविधाएं मिल सकें। साथ ही उन्होंने इस राजकीय विद्यालय के लिए अन्य विकास कार्यों को जल्द पूरा कराने की बात भी कही। तो वहीं उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट स्थान लाने वाले छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। वहीं दूसरी ओर सड़क कनेक्टिविटी और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देते हुए विधायक ने इसके बाद कई सड़क निर्माण योजनाओं की नींव रखी। जैसा मैंने कहा था कि इस समय विशेष रूप से विद्यालयों से संबंधित कार्य जो कार्य हैं वो टॉप पर है मेरे एजेंडे पर, क्योंकि नया शिक्षा सत्र का प्रारंभ है। तो मेरी प्रयास रहता है कि हर नए शिक्षा सत्र में सरकारी स्कूलों में बच्चों को कुछ नई सुविधाएं जरूर मिले और इस विद्यालय के अंदर बहुत सारे चीजों का
हम लोगों ने यहाँ बहुत आधुनिक कंप्यूटर लैब बिल्कुल सुसज्जित कर दी है। उसमें इंटरनेट वगैरह पूरी तरह संचालित है। कुछ नई बिल्डिंग्स आपको लैब्स के लिए बनी हैं, उसको पूरा एक्टिवेट कर दिया है। ये जो पुराने भवन है इसमें भी लीकेज वगैरह की दिक्कत रहती थी, उसके ऊपर एक टीन रूफ का ये इंतजाम कर दिया गया। 24 लाख रुपए इसके लिए भी सैंक्शन कर दिया गया। रुक करते अगली खबर का। खबर लश्कर से है, जहां क्षेत्र के मोहम्मदपुर कुनहारी गांव में उस समय मातम छा गया जब पंजाब से घर लौट रहे 2 युवकों के शव रेलवे ट्रैक पर संदिग्ध हालत में मिले। इस घटना के बाद परिजनों ने इस दुर्घटना मानने से इनकार करते हुए हत्या का गंभीर आरोप लगाया। जानकारी के अनुसार गढ़मीरपुर निवासी रियासत अली के साथ काम करने गए 2 युवक करीब 15 दिन पहले पंजाब के खन्ना क्षेत्र में मजदूरी के लिए गए थे। परिजनों के अनुसार दोनों युवक 27 अप्रैल को होने वाली शादी में शामिल होने के लिए 25 अप्रैल को घर लौटने के लिए रवाना हुए थे, लेकिन अगले दिन परिजनों को पुलिस के माध्यम से सूचना मिली कि दोनों युवकों के शव रेलवे ट्रैक पर छत बिछत अवस्था में पड़े हैं। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। परिजनों ने पंजाब के एक ठेकेदार पर हत्या का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि ठेकेदार ने पहले भी युवकों के साथ दुर्व्यवहार किया था और अब वह जिम्मेदारी से बच रहा है। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि ठेकेदार धमकी भरे लहजे में कह रहा है कि उसे किसी का डर नहीं है। घटना के बाद गांव में गहरा आक्रोश है और परिजनों ने पंजाब जाकर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराने का निर्णय लिया है। 26 तारीख को इतवार के दिन सुबह हम 11 बजे वो पहुंच गए थे। हम 9 बजे फोन आया था वहाँ की पुलिस का कि 2 लड़के इस तरह के रेलवे ट्रैक पर पड़े मिले हैं। नाम बताया था उन लोगों ने, उनकी पुलिस वालों से बात हुई थी, मेहरबान भाई बड़े भाई उनके। जैसे हम वहाँ गए, हम दरोगा ने बताया कि हमारे तो करीब 250-300 मीटर की दूरी पर इनकी बॉडी पड़ी मिली। पुलिस ने अपनी तरफ से कहा कि हमें ऐसा लग रहा है कि एक लड़का पहले कूद गया और उसे बजा कर दूसरा लड़का कूद गया। हम लोग कहा ऐसा कुछ नहीं है। हम बताया था हम खन्ना में काम करने गए हैं, रियासत ठेकेदार के साथ गए थे और वहाँ से लगभग कल शादी थी हमारा 27 तारीख में। तो वहाँ से शादी का टाइम कुछ पता करने के बाद वहाँ चले थे। इन्हें ठेकेदार ने बताया मैं छोड़ दिया इन्हें स्टेशन पर, ताकि स्टेशन नहीं छोड़े गए। इन्हें मारने के बाद रात को वहाँ गिरे गए और गिरने के बाद हमें फोन करा गया बाद में, पुलिस के थ्रू फोन आया हमारे पास। पहले पुलिस ने ठेकेदार को फोन करा, ठेकेदार ने भाई नंबर देगा तो बिहार खबर पूछवाइए। रियासत ने ही इनका मर्डर करा। ये लग रहा है बहस बचाई हुई, इसमें उनकी मौत हो गई। और भाई हम तो प्रशासन हमारे लिए कुछ सहयोग करो, हम तो परेशान है और परेशानी हम क्या कह सकते। हो रहा है टाइम से वहाँ पे काम कर रहे थे 10-15 दिन से। एक परिवार में शादी थी, उसमें मनाना था। रुक करते अगली खबर का। हरिद्वार के रानीपुर विधानसभा क्षेत्र में बरसाती नाले पर वर्षों से चले आ रहे अतिक्रमण का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। ग्राम रावली महदूद और शिवालिक नगर से गुजरने वाले इस नाले पर बने अवैध कब्जों के कारण हर मानसून में जल भराव की स्थिति बनती है और स्थानीय लोगों के घरों व दुकानों में पानी घुस जाता है, जिससे भारी नुकसान होता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पिछले कई वर्षों से इस समस्या को लेकर जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई जाती रही, लेकिन समाधान नहीं निकल सका। अब जिलाधिकारी मयूर दीक्षित खुद मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को नाले की सफाई और अतिक्रमण हटाने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने साफ कर दिया है कि मानसून से पहले सभी बरसाती नालों को अतिक्रमण मुक्त करा दिया जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार की जल भराव की स्थिति न बने। इस कार्रवाई के बीच स्थानीय स्तर पर एक सवाल भी उठने लगे हैं कि इतने लंबे समय से बनी समस्या पर अब जाकर कार्रवाई क्यों हो रही है और क्या इस बार स्थायी समाधान निकल पाएगा। मानसून सीजन को लेकर जहाँ पिछली बारिश में हमने देखा है जल भरा हुआ है, वहाँ पे आज माननीय विधायक जी रानीपुर उनके साथ निरीक्षण किया जा रहा है। यहाँ पर हमने देखा है रावली महदूद और इससे लगे हुए जितने क्षेत्र हैं वहाँ पर काफी पॉपुलेशन तो है ही, हमारे श्रमिक गण काफी यहाँ पे आम जनता रहती है, लेकिन यहाँ पे कई नालों में भी गंदगी देखी गई है और अतिक्रमण भी पाया गया है। ऑल्दो इस पर कार्रवाई हमने शुरू कर दी है। आज माननीय विधायक जी के साथ इसका निरीक्षण किया गया है। जगह जगह जहाँ पर भी क्लीनिंग की जरूरत होगी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी और साथ ही नगर पालिका शिवालिक नगर और ग्राम पंचायत रावली महदूद, सिंचाई विभाग और हमारा जो ब्लॉक है बादरबाद, ये चारों कंबाइन होकर सफाई अभियान चलाएंगे और जो राजस्व विभाग है वो अतिक्रमण चिन्हित करेगा। रुक करते अगली खबर का। खबर विकासनगर से, जहां बीते सप्ताह हुए अग्निकांड से प्रभावित गुर्जर समुदाय के परिवारों की मदद के लिए अब स्थानीय जनप्रतिनिधि और
समाजसेवी आगे आने लगे हैं। इस भीषण आग की घटना में गांव की गुर्जर बस्ती के 6 ढेरे जलकर पूरी तरह राख हो गए थे। इस हादसे में प्रभावित परिवारों को रोजमर्रा का सामान, कपड़े, बर्तन और अन्य जरूरी वस्तुएं पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। इसके अलावा कुछ मवेशियों के भी आग की चपेट में आने से नुकसान हुआ है, जिससे परिवारों को आजीविका पर भी गंभीर असर पड़ा है। प्रशासन की ओर से घटना के बाद नुकसान का आकलन कर उचित मुआवजा देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन फिलहाल राहत कार्य जारी है। इसी बीच स्थानीय जनप्रतिनिधियों और समाजसेवियों ने प्रभावित परिवारों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और समाजसेवी गुलजार अहमद ने गांव पहुंचकर प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और उन्हें बिस्तर सहित राहत सामग्री वितरित की। उन्होंने सभी परिवारों को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। ऐसी मानवीय पहल से प्रभावित परिवारों को कुछ राहत मिली, हालांकि वे अभी भी पुनर्वास और स्थायी सहायता की मांग कर रहे हैं। रुक करते अगली खबर का। खबर गढ़वाल से है, जहां पौड़ी से है, जहां गर्मी बढ़ने के साथ जंगलों में आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। इसी बीच पौड़ी जिले के श्रीनगर रोड स्थित सिविल वन क्षेत्र में बीती देर शाम अचानक भड़क उठी, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। आग की लपटें तेजी से फैलते हुए पेट्रोल पंप के समीप तक पहुंचने लगी, जिससे बड़ा हादसा होने की आशंका पैदा हो गई। आग की सूचना सबसे पहले पत्रकार भगवान सिंह ने वन विभाग और दमकल विभाग को दी, जिसके बाद दोनों विभागों की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। टीमों ने संयुक्त रूप से बड़ी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। समय रहते की गई इस कार्रवाई से बड़ा नुकसान होने से टल गया। मौके पर वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी सक्रिय रहे। वन दरोगा अरविंद रावत, वन क्षेत्राधिकारी जगदीश प्रसाद गोदियाल, फायर बॉचर मोहित सिंह, राजेश बेलवाल, विजेंद्र थपलियाल और सचिन सिंह सहित दमकल विभाग की टीम ने आग बुझाने में अहम भूमिका निभाई। फायर टीम ने शमशेर सिंह चौहान, दीपक रावत, राम विजय सहित अन्य कर्मी भी मौजूद रहे। वन विभाग ने आशंका जताई है कि आग किसी अराजक तत्व द्वारा लगाई गई हो सकती है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। ये हमें जो है सूचना मिली, हम जा रखे थे सत्याखाल में आग लगी थी, तो उसे बुझा के वापस आ रहे थे। फोन आया तब तक, क्या कहते हैं, पेट्रोल पंप श्रीनगर रोड के पास आग लगी है। तो सूचना मिलते ही हम जो है यहाँ के लिए रवाना हुए और यहाँ देखा तो पेट्रोल पंप के पास आग लगी। डीओ साहब द्वारा हमारी टीम को जो फ़ोन किया गया उसमें यही अवगत करवाया गया कि पेट्रोल पंप के श्रीनगर रोड के नज़दीक आग कहीं है। तो हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोग जो यहाँ पे पहुँचे और हमने यहाँ पे आग बुझाने का कार्य शुरू किया। हाँ, यहाँ पे काफ़ी मात्रा में चीड़ के जो पेड़ हैं वो ज़्यादा हैं और यहाँ पे जो आग लगी है वो कहीं नज़दीक के गांव से आई है और पंचायती क्षेत्रीय है। और यहाँ पे जो आग लगने की घटना थी वो अभी शुरू हुई है और हम लोग जो है, हमारा और दमकल विभाग की जो टीम है वो तुरंत घटना स्थल पर पहुँची है और हम लोग जो है ना संयुक्त प्रयासों से हम लोगों ने आग बुझाई। नहीं, हम लोगों ने यहाँ पे, क्योंकि हमारा और घटना लगने का, हमारे पहुँचने का समय और घटना लगने का समय जो है बहुत कम था, इसलिए हम लोगों ने प्राथमिक स्तर पर ही आग को काबू पा लिया है और इस वजह से आग जो है ऊपर पेट्रोल पंप के नज़दीक नहीं पहुँच पाई। रुक करते अगली खबर का। खबर देहरादून से, जहां नारकोटिक्स कंट्रोल और एंटी ड्रग्स प्रयासों को लेकर एनसीओआरडी की 11वीं बैठक आयोजित हुई। बैठक में राज्य में बढ़ते नशे के खतरे पर गंभीर चिंता जताई गई और ड्रग्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को 15 दिन के भीतर विस्तृत एंटी ड्रग्स एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ड्रग्स की सप्लाई चेन को पूरी तरह तोड़ने के लिए पुलिस और संबंधित एजेंसियां कड़े कदम उठाएं। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि स्कूलों और कॉलेजों में एंटी ड्रग क्लब बनाए जाएंगे और व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा ताकि युवाओं को नशे से दूर रखा जा सके। इसके अलावा 100 मीटर के दायरे में तंबाकू और गुटखा की बिक्री पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। प्राइवेट डीएक्टिवेशन सेंटरों की जांच कर मानकों का पालन न करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने मानस 1933 हेल्पलाइन के प्रचार प्रसार पर भी जोर दिया है और आम जनता से नशे के खिलाफ अभियान में सहयोग की अपील की है।
रुक करते अगली खबर का। खबर देहरादून से, जहां राजधानी में जल जीवन मिशन 2.0 को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच महत्वपूर्ण समझौता MOU पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर वर्चुअल रूप से प्रतिभाग किया और कहा कि समझौते में राज्य में जल जीवन मिशन को नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत लगभग 14 लाख ग्रामीण परिवारों को लाभ मिल रहा है। अब तक 16,500 पेयजल योजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं, जिनमें अधिकांश पूरी हो चुकी हैं, जबकि शेष पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य की दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके साथ ही जल स्रोत संरक्षण पर विशेष ध्यान देते हुए स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। राज्य में 6,500 से अधिक जल स्रोतों का संरक्षण किया गया है और वर्षा जल संचयन में भी उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुई है। जल शक्ति अभियान के तहत 1,000 गाँवों में जल स्रोतों का पुनर्जीवन किया गया है। केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने उत्तराखंड सरकार के प्रयासों की सराहना की और इसे प्रभावी बताया है। फिलहाल खबर उत्तराखंड में मेरे साथ उतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का